अगर आप ये क्वेश्चन पूरी तरह से कर लेते हो तो आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर से, क्योंकि पिछले 10 साल में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस 2 या 3 बार रिपीट किए गए क्वेश्चंस इस वीडियो में इंक्लूडेड है। सिर्फ 10 क्वेश्चन है। अगर आप ये पूरी तरह से कर लेते हो तो आपको एग्जाम में ऐसे 2 क्वेश्चन ज़रूर से मिलेंगे इस वीडियो में से, जो आप डायरेक्टली करके आओगे, एग्जाम फोड़ के आओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बाय गिविंग 4 रीजंस एज टू व्हाई पीपल हु अर्लियर हैड वेलकम नेपोलियन अपोज्ड हिम लेटर। यानी कि जब नेपोलियन आया, उसने सिविल कोड लॉन्च किया तो सब बड़े खुश हो गए थे, सब उसको सर पे चढ़ाने लगे थे, बोल रहे थे कि नेपोलियन तो हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी है, यानी आज़ादी लेके आ रहा है हमारे पास। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ सालों में नेपोलियन को सब गुस्सा होने लगे, सब उसको अपोज करने लगे। क्या रीज़न था? तो आंसर देखते हैं। लेकिन उससे पहले सुन लो, ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं आंसर। तो बात सही है कि जब नेपोलियन आया तो सब बहुत खुश हो गए थे, उसको सब हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी बोलने लगे थे। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद सबको समझने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। भले ही ये बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी कर रहा है, लेकिन पीछे पीछे कुछ बुरी चीज़ें भी कर रहा है। तो बुरी चीज़ें वो क्या कर रहा था? धीरे धीरे वो टैक्स बढ़ाते जा रहा था, इंक्रीज टैक्सेशन ऑन पीपल, यानी टैक्स बढ़ा रहा था लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से अगर आपके ऊपर टैक्स बढ़ेगा आप चुप रहोगे क्या? आप खुश रहोगे? नहीं रहोगे। सेम उनकी भी हालत थी, टैक्स बढ़ रहा था इसलिए लोगों को गुस्सा आ रहा था। दूसरी बात, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दिया था मीडिया, बुक्स जो भी प्रिंट हो रहे थे उनके ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अगेंस्ट में कुछ भी पब्लिश हो। अब ये सब देख के सबको गुस्सा आने लगा। साथ ही साथ मेन चीज़ ये थी कि उसने सबको घसीट के आर्मी में डालना चालू किया था। अब क्या था, वो बोलता था कि हर एक फैमिली का एक कम से कम मेंबर आर्मी में होना चाहिए, उसको अपनी आर्मी बड़ी करनी थी। तो उससे क्या हुआ, सबको घसीट के वो आर्मी में लेके जा रहा था। लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और मेन क्या हुआ कि उसने उन लोगों की फ्रीडम को भी रिस्ट्रिक्ट करने लगा, यानी कि उनकी फ्रीडम धीरे धीरे कम करने लगा। अब ये सब देख के वो सब गुस्सा हो गए थे नेपोलियन से। यही रीज़न है। चाहो तो पॉज करके आंसर रीड कर सकते हो। और ये 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। The decade of 1830 had brought great economic hardship in Europe. Support the statement with argument. तो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है? जो 1830 का डिकेड यानी 10 साल, दशक है, उस टाइम पे यूरोप की कंडीशन एकदम खराब हो गई थी। यूरोप में पूरी पैसों की तंगी चल रही थी। तो क्या सच में ऐसा था? हमें एक स्टेटमेंट के साथ इसे सपोर्ट करना है। तो आंसर देखते हैं। तो ऐसा सच में था। यूरोप में 1830 के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, सब गरीब होने लगे थे। क्योंकि पहले तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब ज़्यादा लोग हैं और काम कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो सब सोचे कि गांव में कुछ नहीं है, चलो शहर चलते हैं, शहर में जाके कुछ काम करके कमा लेंगे। लेकिन जब सब सिटी साइड चले गए तो सिटी में भी बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, जिसकी वजह से वहाँ की कंडीशन भी एकदम ख़राब हो गई। और एक मेन और प्रॉब्लम हो गई कि जो फूड प्राइजेस थे वो इंक्रीज़ होने लगे, क्योंकि क्रॉप खराब हो गई थी। क्रॉप खराब होने की वजह से जो फूड के प्राइस थे वो इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से सब फूड को खरीद नहीं पा रहे थे। अब ये सारे रीज़न थे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतने रीज़न बहुत हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाहो तो ये आंसर को पॉज करके पढ़ सकते हो। अब अगला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 10 साल में 3 से 4 बार ये पूछा गया है, और 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर सब में ये पूछा जा सकता है। तो ये ज़रूर से करके जाना। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि जो नेपोलियन था उसने सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड बोला जाता है, उसको लॉन्च किया था। तो उसमें क्या क्या चीज़ की थी, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। अभी तक 3 मार्क्स का पूछा गया है तो 3 से 4 पॉइंट लिख दो, बहुत है। मैंने इधर 5 पॉइंट दिया है, आप चाहो तो कोई 4 लिख सकते हो। तो आंसर देखते हैं। पहला तो था, उसने क्या किया था, जब नेपोलियन आया उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ का इंट्रोड्यूस किया, यानी सब लोग एक लॉ के अंडर इक्वल रहेंगे। साथ ही साथ उसने जो प्रिविलेजेस मिलती थी बर्थ के बेसिस पे उसको हटा दिया, यानी कि अगर आप अपर कास्ट के हो तो आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, लोअर कास्ट के हो तो अच्छे से नहीं ट्रीट किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, सबको इक्वल कर दिया। उसके बाद सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि अब अगर आप गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर आपके पास पैसा है आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। सिक्योर कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी को। उसके बाद अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड प्रीजन फ्रॉम सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज, यानी कि जो भी पीजेंट थे उनके ऊपर जो अत्याचार होता था उसको हटा दिया, और जो भी उधारी थी सबकी पीजेंट्स की तो उसको भी कम कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के कामकाज होते थे उस सबको एकदम रैशनल, एकदम सिंपल कर दिया। साथ ही साथ जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे उसको भी कम कर दिया या पूरी तरह से रिमूव कर दिया। तो ये 5 पॉइंट हैं, उसमें से आप चाहो तो एक पॉइंट को तोड़ के 2 पॉइंट बना सकते हो। बहुत सारे पॉइंट इसमें से बन जाएंगे। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड रोमांटिसिज्म सीक टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, एक्सप्लेन। क्वेश्चन को अगर आप सिंपल सा समझोगे तो इसमें बस इतना सा बोला है
कि रोमांटिसिज्म की मदद से कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया गया, कैसे राष्ट्रवाद की फीलिंग को जगाया गया लोगों के बीच में रोमांटिसिज्म की मदद से, वो हमें बताना है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो, लेकिन आंसर बड़ा है थोड़ा। तो पहले तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि रोमांटिसिज्म का मतलब क्या हो जाता है। तो रोमांटिसिज्म एक कल्चर मूवमेंट है जहाँ पे क्या किया जाता है, बिना लड़ाई झगड़े के लोगों को इमोशंस के साथ ऐसा फील करवाया जाता है कि हम अपने एक देश के लोग हैं। नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जाती है, इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद ये दे सकते हो कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो कैसे इन लोग लाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं रीजन और साइंस पे, यानी फोकस इन लोग करते हैं लोगों की फीलिंग्स पे कि लोग क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस पे वार करते हैं, उनको ऐसे समझाते हैं कि ये तो हमारा देश है, हम एक देश के लोग हैं, ऐसे सब समझाते हैं। साथ ही साथ उनको ये भी बोलते हैं कि कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए वो बोलते हैं कि हम तो एक ही लोग हैं, हम पुराने टाइम से एक ही साथ रहते हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए, यानी नेशन स्टेट की भावना उन लोग उनके मन में डेवलप करते हैं। अब ये सब वो किस चीज़ से करते हैं, फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस, ये सब चीज़ का यूज़ करके उनको उनकी इमोशंस पे टैकल करते हैं और उनको ऐसा फील कराते हैं कि हम एक देश के लोग हैं और हमें मिलकर रहना चाहिए, नेशन स्टेट की भावना जगाते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिससे इन लोग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप करते हैं लोगों के बीच में रोमांटिसिज्म की मदद से। अब ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है और शॉर्ट में 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो पिछले 10 साल में एक ही बार पूछा गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, एग्जामिन द स्टेटमेंट। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो नेशनलिज्म की भावना है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से फैली। तो ये सही भी है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि राजा को हटा के लोगों के हाथ में पावर आई थी, इसलिए जो नेशनलिज्म की फर्स्ट फीलिंग है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही फैली है। अब इसको हमें सपोर्ट करना है, एग्जामिन करना है, तो क्या हुआ था वो हमें बताना है थोड़ा। तो आंसर क्या दोगे कि पहली बार ऐसा हुआ था कि राजा को हटा के जो पीपल है उनके हाथ में पावर आ गई थी। अब ठीक है, इतना होने के बाद उन्होंने क्या किया, लोगों को एक इक्वल दिखाने के लिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी। तो क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, पहला तो था ला पैट्री, फादरलैंड, यानी कि जैसे हम लोग भारत माता बोलते हैं ना कि भारत हमारी माता है, तो वैसे ही उन लोगों ने क्या बोला, फ्रांस हमारे पिता के समान है। साथ ही साथ ली सिटीजन्स, यानी सिटीजन्स, जो उधर के लोग हैं वो सब इक्वल कम्युनिटी है, यानी कि एक कम्युनिटी है और इक्वल राइट एंजॉय करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी सब वहाँ के लोग इक्वल रहेंगे हमारे देश में, ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, ट्राई कलर, 3 कलर का वो फ्लैग था, जो रिप्लेस किया था रॉयल स्टैंडर्ड वाले फ्लैग को, यानी कि जो राजा का पहले शाही फ्लैग था उसको हटा के उन्होंने एक नया फ्लैग लाया सबको इक्वल दिखाने के लिए कि ये हमारा झंडा है। जैसे हम लोग का भारत का झंडा है वैसे ही उधर का भी झंडा इन लोगों ने बनाया। उसके बाद जो स्टेट जनरल पहले इलेक्ट होता था, यानी जो राजा इलेक्ट करता था, अब उसको हटा के क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली बना दिया गया, यानी अब वोटिंग होगी और वोटिंग से जो इलेक्शन है वो होगा। उसके बाद न्यू हेम्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन, यानी कि नए नए गाने बनाए गए भारत को, मतलब देश को लेके, उसके साथ ही साथ शपथ लिए गए और जो जो फ्रांस को आज़ाद कराने में मर गए थे उनको सल्यूट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजरमेंट लाया गया। साथ ही साथ जो भी कस्टम ड्यूटीज़ थी बीच बीच में लगती थी वो सबको कट कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको पूरे देश में कॉमन कर दिया गया ताकि सबको एक इक्वल जैसा दिखा सके। तो ये सब चीज़ उन्होंने किया था। तो ये ही बताता है कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, हु होस्टेड द वियना कांग्रेस इन 1815, एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो वियना कांग्रेस हुई थी उसको किसने होस्ट किया था। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा है कि जो चेंजेस लाए गए थे वियना ट्रीटी में वो क्या थे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है, एक एक करके सबको अच्छे से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का है, बाकी जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। तो किसने कंडक्ट किया था, वो था ड्यूक मेटरनिक। पूरी कहानी समझ लेते हैं। तो क्या हुआ था, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, जहाँ पे नेपोलियन हार गया था 4 देशों से, जो था प्रूशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इन 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। अब नेपोलियन को हराने के बाद ये सोचे कि एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं और वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या करना है। तो इन्होंने एक जगह पे मीटिंग कंडक्ट की, वो थी ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया पे इन लोग ने मीटिंग कंडक्ट की और वहाँ का ही चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, इसलिए उसने मीटिंग को होस्ट किया। अब देखो, उन लोग ने पहले सोचा कि जो कंजर्वेटिव रिजीम है, मतलब जो पुरानी चीज़ें थी वो सब चीज़ को रिस्टोर करना है। तो पहले उन्होंने फ्रांस के बारे में सोचा, क्योंकि फ्रांस सबसे खतरनाक देश था उस टाइम पे। तो फ्रांस में उन लोगों ने सोचा कि पहले तो हम क्या करेंगे, बर्बन डायनेस्टी जो
किंग था फ्रांस का पुराना लुइस 16, उसके ही किसी रिलेटिव को बैठा देंगे किंग बनाने के लिए। तो लुइस फिलिप को उन लोगों ने किंग बना दिया फ्रांस का। उसके बाद एक और चीज़ सोची कि जो फ्रांस की बाउंड्री है वहाँ पर हम लोग छोटे छोटे देश रख देंगे। छोटे छोटे देश उन लोग ने बना दिए फ्रांस की बाउंड्री पे। क्यों बनाए थे? क्योंकि फ्रांस के लोग बहुत ज़्यादा घातक हैं, बहुत हमला करते हैं। क्या करते हैं? उन लोग की वजह से ही वर्ल्ड वॉर होता है, सब लड़ाई होती है। तो उन लोग को रोकने के लिए उन लोग ने छोटे छोटे देश बना दिए कि अगर फ्रांस कभी एक्सपांड करेगा तो पहले इन छोटे छोटे देशों से गुजरना पड़ेगा, तब तक सारे देश चौकन्ना हो जाएंगे और फ्रांस को रोक देंगे। इसलिए छोटे छोटे देश बना दिए गए थे। उसके बाद उन लोग ने क्या किया, जो नेपोलियन ने बहुत सारे देशों को हड़पा था उसको छीनना चालू कर दिया। अब ये जो थियरी है वो आपको थोड़ा रटना पड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड था जिसके अंदर बेल्जियम था, उसको क्या किया, नॉर्थ में सेटअप किया, जिनोवा को ऐड किया पीडीमोंट में, साउथ में। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी रटनी पड़ेगी क्योंकि ये याद कर नहीं सकते हो। उसके बाद ऑस्ट्रिया का जो थोड़ा पार्ट था उसको कंट्रोल दिया इटली का। उसके बाद जो प्रूशिया था, प्रूशिया को भी नई नई टेरिटरीज दी, और साथ ही साथ जो रशिया था उसको थोड़ा सा पार्ट दिया पोलैंड का। अब ये थोड़ा थियरी आपको रटना ही पड़ेगा। इस पॉइंट में से कुछ 5 लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। एनालाइज द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। अगर आप ये क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में पढ़ोगे तो आपको लगेगा यहाँ पर तो नेपोलियन की बुराई लिखनी है, तो फटाफट लिख देता हूँ। ऐसा नहीं है। यहाँ क्या लिखा है कि भले ही नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया, पर उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में चेंजेस लाए और बहुत अच्छे चेंजेस थे वो। तो अभी आपको समझ आएगा, अरे हाँ, यहाँ पर तो सिविल कोड ऑफ 1804 यानी नेपोलियन ने जो अच्छा किया, नेपोलियनिक कोड को लिखना है यहाँ पर। तो क्या क्या नेपोलियन ने अच्छा किया था वो लिखना है। तो अभी थोड़े टाइम पहले हम लोग ने शायद क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखा होगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस वो 3 मार्क्स का था। तो नेपोलियनिक कोड के बारे में अभी हमने करके आया है। वो 3 साल पूछा था, ये क्वेश्चन भी 3 साल पूछा है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको जरूर से करके जाना है। इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। तो मैंने अभी जस्ट इसको एक्सप्लेन किया है, बस थोड़ा सा बड़े में लिखा है इसको। तो आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो, ये क्वेश्चन जरूर से करके जाओ। बस आपको नेपोलियनिक कोड के बारे में लिखना है कि जैसे जो भी प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ उसको हटाया, इक्वालिटी बिफोर लॉ इस्टेब्लिश किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहो तो पॉज करके इसे रीड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव कंडीशन प्रीवेल्ड इन बाल्कन आफ्टर 1871 इन यूरोप। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है वो तो बहुत लोग को समझ ही नहीं आता, बाल्कन क्या है। तो इसको अच्छे से समझो। तो देखो, बाल्कन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारे टाइप के लोग रहते थे। जैसे कि हमारे इंडिया में गुजराती, मराठी, पंजाबी और भी बहुत टाइप के लोग हैं, वैसे ही वहाँ पे अलग अलग जोग्राफिक और एथनिक वेरिएशन के लोग रहते थे। और वहाँ पर बहुत अलग अलग स्टेट होते थे और वो पूरे स्टेट से मिलके बना था बाल्कन। जैसे कि रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और भी बहुत सारे स्टेट से मिलके बना था वो बाल्कन। अब जो बाल्कन के लोग रहते थे उनको स्लाव्स बोला जाता था। और जो बाल्कन था उसका बहुत बड़ा सा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा सा एम्पायर है, बस इतना समझ लो, मुगलों का एम्पायर है। अब उसके बाद क्या हुआ, सारे देश क्या होने लगे, नेशनलिज्म की फीलिंग दिखा के, रोमांटिसिज्म की फीलिंग दिखा के सब अलग होने लगे ऑटोमन एम्पायर से, और खुद को सब लोग आज़ाद करने लगे। इतना तो ठीक था, लेकिन फिर क्या हुआ, सब लोग एक दूसरे से जलने लगे। सब लोग सोचने लगे कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया, हम दूसरे देश को हड़प लेते हैं, यानी दूसरे देश पे हम कब्जा कर लेते हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि सब लोग बाल्कन्स के एरिया के लोग एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने लगे, और यही रीज़न था कि वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था। इसलिए जो बाल्कन्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव बन गया था। यही क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लोजिव कंडीशन ऑफ बाल्कन्स। सब लोग क्या हुआ था, नेशनलिज्म की फीलिंग दिखा के खुद के देश को तो अच्छा कर रहे थे, खुद के देश को तो छुड़ा लिए थे और बाकी दूसरे के देश को कब्जा करने लगे थे। इसकी वजह से बाल्कन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव बन गया था। अब यही आंसर है, चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने दिख रहा होगा, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो ये जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड MCQ है, जो ज़्यादा बार रिपीट किए गए हैं, तो इन तीनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जो करेक्ट आंसर देगा उसको मैं पिन करूंगा और हार्ट दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगला कौन सा चैप्टर का आपको प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का चाहिए वो बता देना।